गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फटाफट से जो हमने कल पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि क्लास में ये विंडो पॉपअप आ रहा था। हमने इसको कैसे रिमूव किया था, सेटिंग में जाके, यूजर सेटिंग में जाके इसको सबसे पहले 999 किया, शो मार्केट डेप्थ को अनचेक किया, सेव एंड सेव ऑल। उसके बाद में ये शो नहीं हुआ था। फिर हम गए थे चार्ट की सेटिंग पे। चार्ट को जैसे हमने ओपन किया था, हमारे पास में कुछ ऐसे लाइन्स आ रही थी। हमने सबसे पहले वॉल्यूम को क्लोज किया, उसके बाद में यहाँ गए, डी पे प्रेस किया, उसके बाद हम सी प्रेस करेंगे शॉर्टकट में, या हम यहाँ जाके भी चार्ट टाइप में जाके कैंडलस्टिक हमें करना था। हमारे पास में एक चार्ट ओपन हुआ था कैंडलस्टिक करके। फिर हमने इसमें कुछ सेटिंग्स की थी। सेटिंग में जाके ग्राफ सेटिंग, शो अनचेक करना था। फिबोनाची हमारे काम की चीज नहीं है। बैकग्राउंड कलर वाइट और एक ग्राउंड कलर ब्लैक, अनचेक। उसके बाद में ओरिजेंटल लाइन हमने ब्लैक करी थी, टेक्स्ट को हमने ब्लैक किया था, ट्रेंड लाइन को भी ब्लैक किया था, री लाइन ब्लैक, सिंबल को हमने ब्लैक किया था। रिट्रेसमेंट का यूज बाद में है। मेजर टूल को हमने ब्लैक किया था। ब्लैक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। पिच एंट्री लाइन को हमने येलो और ब्लू किया था, सॉरी। टारगेट स्टॉप लॉस लाइन सेम थी। पेंसिल कलर को वी हैव चेंज टू द ब्लैक। रेक्टेंगल कलर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो ब्लैक से आप कर लो। टिक एवरेज लाइन में अनचेक, ये भी अनचेक होगी। डेटा लिस्टिंग, डे स्प्रेडर, माउस पॉइंटर को हमें ब्लैक करना है। ये मैंने सेव किया। उसके बाद में मेरा चार्ट ऐसे ओपन हुआ था। हमें सबसे पहले चार्ट को सेव करना होगा। सेव चार्ट टेम्पलेट, सैंपल एंड सेव। देन सेटिंग में जाने के बाद में हमें डिफॉल्ट पे क्लिक करना है, उस सैंपल को ओपन करके सेव करना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे हम किसी चार्ट को ओपन करेंगे तो हमारे पास में ऑटोमेटिकली सेटिंग की हुई चार्ट आ जाएगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, हम कल पढ़ रहे थे ब्लैंक मार्केट वॉच के बारे में कि ये क्या चीज होती है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको दो शो हो रहे हैं, लोकल, ग्लोबल। मार्केट वॉच क्या होते हैं वो पहले हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए इतने सारे स्टॉक लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, हमारे कुछ पसंदीदा स्टॉक्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्टॉक्स में स्टडी करते हैं नाइट में या किसी भी टाइम पे, आपने देखा कि उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग वो स्टॉक आपकी प्राइस रेंज में आने वाला है, या उस स्टॉक के अंदर आपकी ट्रेडिंग चल रही है। तो ऐसे केस में आप अपनी खुद की मार्केट वॉच भी बना सकते हैं। लोकल का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोकल पे क्लिक करते हैं तो जो भी आप मार्केट वॉच यहाँ पे बनाएंगे वो सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर सिस्टम पे ही सेव होगी। जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं उसी सिस्टम पे सेव होगी। जैसे ही आप ग्लोबल पे जाएंगे, तो जैसे ही कोई भी आप स्क्रिप्ट यहाँ ऐड करते हैं, किसी भी स्टॉक को आप ऐड करते हैं, अपनी मार्केट वॉच लिस्ट को ऐड करते हैं, तो ये सिस्टम पे तो ऐड होगी ही होगी। उसके साथ साथ में आप जो मोबाइल पे एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वहां पे भी आपको शो करेगी ऑटोमेटिकली। लोकल में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने किसी स्टॉक को ऐड किया तो वो आपकी एप्लीकेशन पे नहीं दिखेगा। और ग्लोबल में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ भी सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली वही स्टॉक आपकी एप्लीकेशन में भी आपको शो होगा। बट लोकल मार्केट वॉच के अंदर गाइस लिमिटेशंस नहीं है, आप एन नंबर ऑफ स्टॉक ऐड कर सकते हो। बट वहीं मैं बात करूं ग्लोबल में कुछ लिमिटेशंस है कि आप एक मार्केट वॉच में 50 के आसपास स्टॉक्स लिस्ट कर सकते हो। बस दोनों में यही फर्क है। स्टॉक्स को ऐड कैसे करना है, सपोज या तो आप जा सकते हो एड स्क्रिप्ट में। उसके बाद में आपके पास में विंडो ओपन होगी जिसमें इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, करेंसी, कमोडिटी, बॉन्ड्स एंड इंडाइसेस। तो सबसे पहले मान लीजिए इक्विटी की बात करता हूं मैं। एक्सचेंज आप एनएससी बीएससी सेलेक्ट कर सकते हो या बोथ कर सकते हो, बट कल मैंने बताया था कि हम एनएससी को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, तो एनएससी के साथ में हम जाएंगे। यहाँ स्क्रिप्ट नेम, कोड या कंपनी नेम, अब सपोज आपको ऐड करना है इन्फोसिस, तो INFOSYS। तो इसका शॉर्ट नेम इन्फी भी है। तो जैसे आप एंटर करोगे तो ये लिस्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। आपको ऐड करना है विप्रो, ये विप्रो ऐड हो गया। आपको ऐड करना है HCL, तो आप HCL ऐड कर सकते हो। अब देखो एनएससी में अगर आप देखोगे स्पाइस जेट को ऐड करना है आपको, तो स्पाइस जेट नहीं है एनएससी में। वहीं आप बीएससी पे क्लिक करोगे तो आपको स्पाइस जेट भी मिलेगा। अब आप खुद सोचो कि दोनों ही एक्सचेंज हैं बट एनएससी में स्पाइस जेट लिस्टेड नहीं है, बीएससी में है। तो यानी कि जो एनएससी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, व्हाट आई थिंक वो बीएससी से थोड़ी हार्ड है, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है। ठीक है। तो इसलिए हम एनएससी के स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने लोकल मार्केट वॉच अपनी बना ली,
इसको करना क्या है कि आपको इसको सिस्टम पे सेव करना है। सिस्टम पे इसलिए सेव करना है गाइस, ताकि आप वापस से ट्रेडिंग सिस्टम पे बैठो नेक्स्ट डे, तो वापस से आपको अपनी मार्केट वॉच बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल कंट्रोल एस करो, या नाम दे दो, जैसे मैंने दिया सिस्टम वन सेव। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे मान लीजिए मार्केट आवर्स खत्म हो गए, आपने सिस्टम को बंद किया, अब दोबारा से आपको अपनी मार्केट वॉच लानी है, तो लोड पे जाओ, लोकल पे सेव की थी सिस्टम, ये आपकी ऑटोमेटिकली जो मार्केट वॉच बनी थी वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगी। वहीं सेम अगर ग्लोबल में आप सेव करोगे, तो जैसे मैंने 10 ट्रेड की देखो बना रखी है यहाँ पे, तो ये जो 10 ट्रेड की, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक्स हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में भी होंगे, तो इन स्टॉक्स को मैंने एप्लीकेशन पे भी शो होते हैं और यहाँ भी शो होते हैं। ठीक है, तो आपको इन मार्केट वॉच को ऐसे यूज करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, तो अब कल मैंने बताया था इस चार्ट के अंदर आपको सिर्फ दो ही कलर की कैंडल दिखेगी, ग्रीन और रेड। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। ग्रीन का मतलब क्या होता है कि मार्केट या पर्टिकुलर वो स्टॉक उस टाइम ग्रीन में क्लोज हुआ है, सिंपल। रेड का मतलब कि उस दिन पर्टिकुलर स्टॉक माइनस में क्लोज हुआ होगा। इस कलर से आप बता सकते हो कि मार्केट या पर्टिकुलर कोई स्टॉक किस परसेंटेज में चेंज हुआ है, प्लस में या माइनस में। अब जैसे मैंने स्टॉक का नाम खोला है ABFRL। अब फ्राइडे की कैंडल है 28 जुलाई की। ठीक है, डे डी फॉर डे, आगे जाके हम टाइम फ्रेम पढ़ेंगे, इसमें कितने टाइम फ्रेम होते हैं मैं थोड़ा सा जनरल आइडिया देता हूं आपको। जैसे वाई प्रेस करोगे तो ये जो सिंगल कैंडल है ये ईयरली की है, 12 मंथ्स की। एच प्रेस करोगे तो एक एक कैंडल हाफ ईयरली की है, 6 मंथ की एक कैंडल है। क्यू प्रेस करोगे क्वार्टर, एक कैंडल जो बनी है एक क्वार्टर की, 3 महीने के बाइंग एंड सेलिंग से बनी है। फिर आता है एम, ये सारी कैंडल्स क्या है, मंथली की। फिर आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकली, ये हर एक सिंगल कैंडल वीकली की है। और डी फॉर डेली, ये सारी कैंडल्स डेली की है। आगे जाके हम डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस पढ़ेंगे कि कैसे इनको यूज करना है हमारी स्टडी के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे कि मैं बताऊं कि आपको ये ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है 28 जुलाई की, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एक माउस कर्सर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है डेट 28 जुलाई 23। ओ स्टैंड फॉर ओपन, एच फॉर हाई, एल फॉर लो, सी फॉर क्लोज। कि इसकी जो ओपन प्राइस है वो 217 है, हाई लगाया इसने 223 का, लो 216 का, और क्लोज भी 223 पे हुई है। तो इस ग्रीन कैंडल से आप पता लगा सकते हो कि इस दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक प्लस में बंद हुआ है। तो देखिए, आप इसी स्टॉक को परसेंटेज में देखेंगे, 2.60% अप पे जाके स्टॉक क्लोज हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जिंदल शाह है, डेली की जो कैंडल बनी है रेड कलर की है, तो आपको अच्छी तरीके से पता लग गया होगा कि ये स्टॉक उस पर्टिकुलर डे माइनस में क्लोज हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी डेप्थ इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि इन कैंडल्स को रीड कैसे करना है, क्योंकि पूरी की पूरी साइकोलॉजी इस कैंडल के अंदर ही छुपी है। तो आज से हमारी बेसिक जर्नी स्टार्ट होती है स्टॉक मार्केट को सीखने की। तो पहले हम सीखेंगे इन कैंडल्स के बारे में, इनके बनने का रीजन, क्यों बनती है, किस कारण से बनती है, ये रीजन आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले, ये कैंडल बनती क्यों है। देखो, स्टॉक मार्केट में जो डील हो रही है वो बायर्स और सेलर्स की हो रही है। वी कैन नॉट मेक दी एनी कैंडल स्मॉल एंड बिग इन द स्क्रीन मैन। हम कैसे बना सकते हैं, ये तो बनी बनाई आती है। हाउ वी कैन स्क्रॉल, आप माउस से स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हो, जो माउस का जो स्क्रॉल बटन है उससे आप अप एंड डाउन कर सकते हो। मे बी यू ही इज आस्किंग जूम इन आउट, यस ही इज आस्किंग। हाँ, ये जूम इन मैंने स्क्रॉल से कर रहा हूँ ऐसे, आप लोगों की विजिबिलिटी के लिए। जूम इन जूम आउट, यस। माउस पे जो बीच का जो आता है ना स्क्रॉल डाउन अप एंड डाउन का, उससे कंट्रोल से जरूरत ही नहीं है। हाँ, बट जो मेरे पास में माउस है वो उससे हो रहा है, देखो आराम से, ये देखो। जो स्टॉक मार्केट होता है ना गाइस, वो चल कैसे रहा है, बायर्स और सेलर से, राइट। जब कोई ट्रेडर स्टॉक को खरीदने जाता है तो वहां पे कोई सेलर होगा, तब जाके वो स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक को खरीद पाएगा। सेम अपनी जनरल लाइफ से कनेक्ट करो। अगर कोई किराने की शॉप है, कोई कोई भी शॉप ले लो XYZ, अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप हुए बायर, अगर वहां पे सेलर होगा तभी तो आप प्रोडक्ट खरीद पाओगे, वरना नहीं खरीद पाओगे। तो सेम स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाने जाते हो तो वहां पे कोई सेलर होगा, तब जाके आपके स्टॉक में, DP अकाउंट में स्टॉक्स एंटर होता है। ठीक है, तो सिंपल स्टॉक मार्केट की जो गणित है वो है, ए बायर नीड्स ए सेलर, ए सेलर नीड्स ए बायर।
खरीदने वाले को बेचने वाला चाहिए, बेचने वाले को खरीदार चाहिए। इसी दोनों गणित से स्टॉक मार्केट चल रहा है हमारी जनरल लाइफ की जैसे। ठीक है। अब होता क्या है कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, ये रेड कैंडल क्यों बनती है, अब थोड़ा सा मैं एक जनरल आइडिया देता हूँ कि ग्रीन कैंडल जब बनी, जब इस स्टॉक की डिमांड थी, राइट। जब इस स्टॉक की डिमांड खत्म हुई तो रेड कैंडल बन गई, राइट। सिंपल। टमाटर के भाव में आज डिमांड है तो इसकी प्राइस बढ़ गई, राइट। अब बढ़ गई तो जिसने इस पॉइंट पे खरीदा तो उसके तो प्रॉफिट चल रहा है। अब मान लीजिए टमाटर आपने खरीदा 200 रुपए किलो और उसकी डिमांड कल घट जाए, मान लो कि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, खरीदने वाले कम हो जाए, तो इसकी डिमांड गिर जाएगी, तो वो हो गया रेड कैटेगरी में। ये है सिंपल लैंग्वेज। अब आप देखो इस चार्ट पे बहुत सारी कैंडल्स बनी है। अब हमें इस कैंडल की साइकोलॉजी को पहचानना है कि कई कैंडल बड़ी बनी है, कई एकदम छोटी बनी है, ठीक है, कई स्मॉल रेंज की बनी है, ठीक है। तो हमें इसे कैसे पहचानना है वो हम सीखते हैं। सेकंड चीज, एक चीज और बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हम तो रिटेल ट्रेडर हैं, तो हम जैसे कोई भी स्टॉक को खरीदने जाते हैं ना तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम खरीदते हैं, 200 300 400 500, ठीक है। बट वहीं मैं बात करूं बड़े प्लेयर्स की, अब बड़े प्लेयर्स में कौन है, इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं वो सीखते हैं हम। देखो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं और एक होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो होते हैं गाइस जो इंडिया में है, जो हमारे देश में है। फॉरेन इन्वेस्टर कौन है, जो बाहर के लोग हैं, ठीक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा कि राधा कृष्ण दामानी जी, राकेश झुंझुनवाला, बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे आपने। हर्षद मेहता उस जमाने के बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, इंस्टीट्यूशंस थे। आपने देखा होगा उस पिक्चर के अंदर, अगर आपने देखी होगी तो, कि वो किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए 200 400 500 क्वांटिटी नहीं खरीदते थे, वो 500 500 करोड़ 100 100 करोड़ एक स्टॉक्स में पैसा लगाते थे, राइट। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि टमाटर का प्रोडक्शन तो हुआ 100 रुपए। अब प्रोडक्शन कौन करता है, जिसको माल बेचना हो, ठीक है। और जो इसको बाय करने वाले बंदे हैं वो है इसके कंपेरेटिव ज्यादा। तो बताओ टमाटर के भाव बढ़ेंगे या घटेंगे। देखो जैसे मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, आप लोग पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट में हो सकता है कि कईयों के आंसर सही हो, कईयों के गलत। जिसके गलत है उसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं आता, उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और क्वेश्चन आंसर पार्टिसिपेट में आप लोगों को भी मजा आएगा और मेरे को भी मजा आएगा, और आप समझोगे चीजों को। क्योंकि मैं इस पूरी गणित को आपको समझाने वाला हूँ एकदम जनरल लाइफ से, मतलब मैं गारंटी लेता हूँ इस कोर्स को करोगे ना आप, जो हम पढ़ेंगे, आपको लगेगा नहीं कि मैं कुछ अलग से चीज सीख रहा हूँ। आपको ये लगेगा कि यार ये चीज तो मैं हम मेरी डेली लाइफ में देखता हूँ, ठीक है। स्टॉक मार्केट, टमाटर के भाव बढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लो 1000 टन टमाटर का प्रोडक्शन है, ठीक है, और खरीदने वाले तो हैं कम, तो इसके जो भाव है वो डाउन होंगे या अप होंगे, डिक्रीज। वेरी सिंपल। तो सेम इस स्टॉक के दाम बढ़ते कब है, घटते कब है। मान लीजिए इस स्टॉक्स में खरीदने वाले तो हैं कम और बेचने वाले हैं ज्यादा हो, तो क्या होगा बताओ। व्हेन डिमांड इज हाई बट सप्लाई इज लेस विल गो अप। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने, कि जब भी किसी चीज की डिमांड हाई होती है और सप्लाई उसका कम होता है तो प्राइस अप जाती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। कोरोना टाइम हमने सबसे टफ टाइम फेस किया था हमारे इंटायर लाइफ का। जो मास्क और सैनिटाइजर थे सबसे ज्यादा उसी की डिमांड थी, राइट। अब मुझे बताओ गाइस, मैंने तो ऑनेस्टली सैनिटाइजर का नाम वैसे सुना था, लेकिन जो देखा ना एक्चुअल में हर दुकानों पे, किराने की शॉप पे, सब जगह वो देखा कोरोना टाइम में। अभी बताओ कोरोना से पहले कौन यूज करता था मास्क, सिर्फ हॉस्पिटल के अलावा कोई यूज ही नहीं करता था, डॉक्टर्स यूज करते थे बस। और जिसकी वैल्यू क्या थी, 1 रुपीज 2 रुपीज, राइट। क्योंकि उस चीज की क्या नहीं थी, डिमांड, राइट। अब जैसे ही लॉकडाउन आया, कोरोना आया, तो सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की इंक्रीमेंट हुई, मास्क और सैनिटाइजर की। तो आप खुद ही बताओ, सबने मास्क लगाया होगा उस टाइम पे, आपने एक एक मास्क के, एक एक सैनिटाइजर के कितने रुपए दिए, 20 100 50 200।
और मैं तो इतना पैनिक हो गया था ऑनेस्टली, मैं तो 3M के मास्क मंगवाए थे मैंने, 2-3, क्योंकि उस टाइम भी हमने काफी कैंडिडेट्स पढ़ाए थे, तो कभी कभी ऑफिस जाना पड़ता था हमें, राइट। तो क्या था कि माइंड में एक साइकोलॉजी थी, ठीक है। तो ठीक है, बढ़िया क्वालिटी का मास्क यूज करो, जबकि सब तरह के मास्क काम करते हैं, राइट। तो उस टाइम मैंने देखा मेरी लाइफ में कि एक रुपए की चीज 100 रुपए तक बिक सकती है अगर उसकी डिमांड हाई हो और प्रोडक्शन कम। अब आज की तारीख की बात बताओ गाइस, अब आप वही मास्क 100 रुपए में खरीद रहे हो क्या? नहीं। क्या प्राइस आ रही है? 5 रुपीज, 10 रुपीज, होलसेल में ले लो आप तो, राइट। तो हमें पता लगा कि जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कम होता है, तो प्राइस इंक्रीज होती है। और जब प्रोडक्शन ज्यादा हो, डिमांड कम हो, तो प्राइस लो जाती है। दिस इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। हम इस स्टॉक्स में कैसे यूज करेंगे वो सीखते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या होता है? ये सबसे बेस्ट एग्जांपल था मेरे को आपको देने के लिए। आई होप कि यू अंडरस्टूड गाइस, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से। किस किस ने नाम सुना है इंस्टीट्यूशंस का? देखो, मैं और इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलूंगा, आपको पता लगेगा उस चीज में। मैं आपको हमेशा देखना एक्चुअल चीज ही बता के चलूंगा, ठीक है। अब सबने ये किस किसने सुना है, मेरे को 100% श्योर हूँ कि जिसने इंस्टीट्यूशंस का नाम सुना होगा ना, तो पक्का ये लाइन सुनी होगी कि इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर बच जाते हैं। किस किसने सुना है कि जब इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं तो पेंडिंग ऑर्डर बच जाते हैं? देखो, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट यही कहते हैं कि जब इंस्टीट्यूशन ऑर्डर्स लगाते हैं तो उसके पेंडिंग ऑर्डर बच जाते हैं, और प्राइस वापस से उस पेंडिंग ऑर्डर को लेने आती है। काफी हद तक आई अग्री। मैं किसी भी चीज को डिनाई नहीं करता ऑनेस्टली। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, तो मैं किसी भी चीज को डिनाई नहीं करूंगा। बट मेरा एक क्वेश्चन है गाइस, कहाँ पे, क्या हमें दिख रही है इंस्टीट्यूशंस की बाइंग? कहते हैं कि जब वो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो इंस्टीट्यूशंस की बाइंग होती है। आई अग्री, टोटली अग्री। बट मेरे पास में इन रिटर्न प्रूफ नहीं है किसी भी स्टॉक के अंदर। मुझे क्या पता इंस्टीट्यूशन कौन सा स्टॉक बाय कर रहा है? कोई सा भी चार्ट खोल लो, ये देखो, सब में आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी रेगुलर। किस स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है इंस्टीट्यूशंस ने, मुझे पता ही नहीं है। अग्री। तो मैं ये चीज डिनाई भी नहीं करूंगा और ना अग्री करूंगा कि इंस्टीट्यूशन जब मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उनके ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। बट कई जगह मैं इस चीज को यस भी बोलूंगा, ठीक है। दोनों चीजों को समझते हैं कैसे। देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, हम कोल इंडिया के स्टॉक को बाय करने जा रहे हैं और क्वांटिटी है 300, ठीक है। अगर 300 क्वांटिटी हम बाय करने जा रहे हैं तो वहां कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए 300, राइट। तभी तो हमारे अकाउंट में आएंगे। वही तो कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आज की तारीख में आप 10 किलो टमाटर खरीदने जा रहे हो, तो अगर दुकानदार के पास में 10 किलो टमाटर ही नहीं होंगे, तो क्या आप खरीद के ले आओगे? नहीं। ठीक है गाइस, अब मान लीजिए आपने प्लान बनाया कि मेरे को 20, मेरे घर में शादी है, मुझे 20 किलो टमाटर है। अब दुकानदार के पास 15 किलो ही मिले, और दुकानदार ऐसे बोला कि भैया 5 किलो आप सुबह ले लेना। तो आपके पास में पेंडिंग कितने टमाटर है? जो पेंडिंग आपके ऑर्डर है 5 kgs। तो सेम इंस्टीट्यूशंस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है गाइस, कि जैसे मान लीजिए हम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो पैसा लगाते हैं 200-300 क्वांटिटीज का, वो लगाते हैं करोड़ों में। तो जैसे मान लीजिए उसने इस पॉइंट पे पैसा लगाया, इस वाले पॉइंट पे, मान लीजिए 100 करोड़ डाले, ये 100 करोड़ क्वांटिटी खरीदी फॉर एन एग्जाम्पल के लिए, या मान लो 10 लाख या 1 लाख क्वांटिटी खरीदी। उसने 1 लाख क्वांटिटी खरीदने के लिए पैसा लगाया, तो यहाँ पे 1 लाख या 10 लाख जो भी क्वांटिटी वो बाय कर रहे हैं, तो सेलर भी तो होंगे, ठीक है। अगर मान लो सेलर मिल गए, तो ऑर्डर क्या होता है, वहीं की वहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्राइस में डिमांड ही नहीं बढ़ेगी, राइट। हमने देखा शादी के लिए हम 20 किलो टमाटर गए थे, 15 किलो ही मिले, 5 किलो पेंडिंग है क्योंकि टमाटर की डिमांड हाई चल रही है। तो पेंडिंग हमारे पास में 5 किलो रह गए, वो उसने कल के लिए बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट को समझो, यहाँ पे अगर 1 लाख या 10 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर लगाते हैं, सेलर्स भी 10 लाख है, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए सक्सेसफुली, राइट। मतलब कि बायर को सेलर मिल गया। अब गाइस एक मान लो कि वहीं यहाँ पे 10 लाख क्वांटिटी है और सेलर्स मिले 5 लाख, ठीक है। अब 5 लाख से 5 लाख तो ऑर्डर हो गए एग्जीक्यूट, बचे हुए 5 लाख क्या होंगे, बताओ? यस, पेंडिंग होंगे। जब पेंडिंग होंगे
तो टमाटर के केस में हमने क्या बोला था कि भैया कल ले जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे 5 लाख ऑर्डर पेंडिंग हुए, तो पेंडिंग होने की वजह से प्राइस होती शूट, क्योंकि प्राइस में डिमांड बढ़ गई। अब कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं करते हैं, प्राइस दोबारा से इस रेंज में आएगी और वापस से चलेगी। अब वो कैंसिल क्यों नहीं करते, उसका एग्जांपल मैं देता हूँ दोबारा से। हमने भैया को बोला था कि भैया 5 किलो टमाटर जो हैं वो मैं कल ले जाऊंगा, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए। तो मेरे पास में पेंडिंग 5 kg टमाटर से लेना बाकी है। इफ इन केस, अगर मान लो मैं रास्ते से आ रहा था और मैंने उस टमाटर वाले को पैसे दे के नहीं आया 5 किलो के, और मुझे कोई और दुकान मिल गई, मैंने उसे 5 किलो टमाटर लेके घर आ गया, तो मेरा तो काम हो गया ना। ठीक है। अब मान लो गलती से वो टमाटर वाला 5 किलो टमाटर लेके आ गया, तो नुकसान किसका? टमाटर वाले का। तो सेम, मैं क्या सोचता हूँ गाइस, कि मान लीजिए यहाँ पे 5 लाख के पेंडिंग ऑर्डर हैं, फॉर एन एग्जाम्पल। अगर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि ऑर्डर कैंसिल नहीं करते, बट हमने देखा कि हम हमारी जनरल लाइफ में ही कैंसिल कर देते हैं, तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर को यहाँ पे कैंसिल कर दे। उसको पता है कि 5 लाख क्वांटिटी तो आ गई, 5 लाख क्वांटिटी तो आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार हम खरीद लेंगे। तो अब हमें ये नहीं पता कि इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर पेंडिंग करता है या नहीं करता, बट हमें एक चीज पता लग गई। बताओ क्या चीज पता लगी? बहुत एक छोटी सी चीज है। मैंने डिनाई नहीं किया कि इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर कैंसिल करते हैं, मेरे को नहीं पता, करते भी हों मुझे नहीं पता। यस रमेश, बिल्कुल करेक्ट। अब हमें पता लग गया कि प्राइस में जो एक्चुअल बाइंग आई थी वो इस पॉइंट से आई थी, मतलब कि प्राइस में जो हाई हुई वो इस पॉइंट से हुई। तो हमें क्या पता लगा? एक प्राइस का एरिया। तो दिस इज कॉल्ड बाइंग एरिया, डिमांड जहां से प्राइस की बढ़ी। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ बहुत शानदार आप लोगों को, ये कैसे निकालना है, ये सब बात की बात है। पहले मैं चाह रहा हूँ कि जितना हम इस क्लास को जनरल लाइफ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया होगा। सेकंड चीज गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास में 5 डेज होंगे, सब जॉब वाले बंदे हैं, प्लीज 2-3 घंटे तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 1-1.5 घंटे, मान ली 1 घंटे की वीडियोस बनती है, 1 घंटा 1.25 घंटे की, तो उस वीडियो को कंप्लीट करने में 2 आवर्स लगेंगे। कुछ नोट्स भी बनाने होंगे, वो आपके बेनिफिट के लिए। देखो मैं आपको राह दिखा रहा हूँ, चलना कैसे वो टोटली आप पे है। अब हमें पता लगा कि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि पेंडिंग ऑर्डर है ये क्या है, बट हमें पता लग गया इस एरिया से बाइंग आई थी, एक एरिया हमने फाइंड आउट किया। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पेंडिंग होते हैं नहीं होते वो भगवान जाने, बट इस एरिया से मुझे बाइंग रेंज पता लगी। अब मैं इसको जनरल लाइफ से कनेक्ट करता हूँ। गाइस ये बताओ, अभी शादी ब्याह में गार्डन खाली पड़े हैं भरे पड़े हैं? अभी जो शादी होती है, गार्डन्स की डिमांड है क्या? एम्प्टी है, सब खाली पड़े, नोट है ना। अब बताओ डिमांड कब बढ़ती है? आज आप, आज की तारीख में एक गार्डन बुक कराने जाओ, बढ़िया सा बढ़िया गार्डन आपको 2-4-5 लाख में मिल जाएगा, और वहीं सीजन में डिमांड 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख। तो क्या रीजन है? सीजन। तो सीजन का पता कैसा लगा हमें? हमने देखा पास्ट का डेटा, कि होटल्स वालों को भी पता है कि शादियों का जो टाइम होता है इंडियंस में, वो मोस्ट ऑफ टाइम समर में होता है, ठीक है, या विंटर में भी होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उनका। जैसे श्राद्धों में लोग शादी नहीं करते हैं, सावन में शादी कम होती है, तो होटल्स वाले इस टाइम खाली होते हैं। बट सीजन में वो सारी सारी भरपाई कर लेते हैं। तो उनको किस चीज का आइडिया है? सीजन का। उनको पता है जैसे ही हमारा सीजन आएगा तो हमारे गार्डन बिकेंगे। अब मान लीजिए गाइस, सीजन भी आ गया, अब गार्डन की बुकिंग भी नहीं आई, तो किसकी गलती? ना गार्डन वाले की ना लेने वाले की, राइट। बट मोस्ट प्रोबेबली उसके पास में बिजनेस आने के चांसेस कब है? सीजन के अंदर। तो सेम, हमें जब प्राइस की रेंज पता लग जाएगी कि इस रेंज से प्राइस ने, यहां से कंट्रोल एफ कर रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक गई, मैं इसको क्या करूंगा गाइस, सेटिंग में जाके जो अब मेरी फ्री लाइन है ना, इसकी अनेबल को कर दूंगा अनचेक। उसका बेनिफिट क्या होगा मुझे, कि जहां तक मुझे ड्रॉ करनी है वहीं तक मिलेगी। ये देखिए, मुझे पता लगा कि जब प्राइस 25 से 37 गई, यानी कि इस स्टॉक में डिमांड का जो एरिया था वो ये वाला पॉइंट था। मतलब इस स्टॉक ने इस सीजन के अंदर प्राइस को शूट करवाया। तो अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये आपका सीजन है, ये आपका एरिया है जहां से प्राइस शूट हुई। इंस्टीट्यूशंस ने करी, किसने करी पता नहीं, क्योंकि ये बात मैं सही मानता हूं कि हम लोगों के बस की बात नहीं है रिटेलर्स की कि किसी स्टॉक्स को ऊपर ले जाए। ये बात मानो, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी होती है ना, वो तो रिटेलर्स एक दूसरे की क्वांटिटी से बाइंग सेल से कैसे कैंडल बनाते हैं, छोटी छोटी सी,
ठीक है। ये सच में बाइंग्स होती है बड़े खिलाड़ियों की, बड़े इंस्टीट्यूशंस की, जिसकी वजह से प्राइस शूट होती है। तो अब हमें पता है कि इस पॉइंट से प्राइस शूट हुई, तो मेरा टारगेट होगा कि कहीं के बीच में ट्रेडिंग ना करके मैं इसी रेंज में प्राइस को बाय करूं, क्योंकि मैंने सीजन देख रखा है पहले। जैसे होटल्स वालों को पता होता है कि इस सीजन में हमारे होटल बिकेंगे, ऐसे ही जब हम एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे तो हमें पूरे सीजन्स पता लग जाएंगे कि इस एरिया से बाइंग जनरेट होती है, इस एरिया से बाइंग जनरेट होती है। समझ में आया आपको? डिमांड एंड सप्लाई की चीजें आपको अच्छी तरीके, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो मैं कैंडल्स के अंदर जाऊंगा, हर एक कैंडल्स को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट। वो कहते हैं ना बारीकियां, कारीगरी जिसे बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया डिमांड एंड सप्लाई का। ग्रेट। अब वापस से आता हूं मैं इंस्टीट्यूशंस पे। आज आपको इंस्टीट्यूशंस की सारी कहानी समझा के जाऊंगा मैं। अब मैंने बताया कि फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं। अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर कौन कौन से हो सकते हैं गाइस? अब होने में, जैसे मान लीजिए मैं गूगल सर्च करता हूँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन इंडिया, ठीक है। अब देखो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर एक सिंगल इंसान भी हो सकता है, ठीक है, एक फर्म भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हो सकती है, एलआईसी वाले भी हो सकते हैं, एक बैंक भी हो सकती है, एक सिक्योरिटीज कंपनी भी हो सकती है। ये सब की सब क्या है? डोमेस्टिक इन्वेस्टर। जैसे जैसे मान लीजिए इंडियन म्यूचुअल फंड्स, जो हम पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, वो कहाँ लगा रहा है पैसा? स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। वो कैसे लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 1000 लोगों ने एसआईपी कराई 5-5 हजार रुपए की, तो उनके पास में कितना अमाउंट आया हर महीने? 5000 मल्टीप्लाई 1000, 50 लाख का मान लीजिए अमाउंट आ रहा है। वो 50 लाख रुपए हर महीने मार्केट में लगा रहे हैं। और आपको सही बात बताऊं, मैं शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी मेरे हिसाब से, स्टॉक मार्केट जो गणित है ना, पूरी की पूरी एवरेज की है, ऑनेस्टली। वो मैं आप आके आपको ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे, ठीक है, कि वो एवरेजिंग करके ही पैसा कमाते हैं। उनका एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बना होता है बेस्ट कंपनीज का, उस कंपनीज में पैसा डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, और 1 साल बाद इतना हाई रिटर्न मिलता है कि एक ट्रेडर ट्रेडिंग कर ले और एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर ले, सुकून का अमाउंट मिलता है उसको, ठीक है। कोई भी इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, एल आई सी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, ये सब के सब मार्केट के डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। आप इन लोगों को पैसा दे रहे हो, ये थोड़ी है कि इन्होंने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया और बैठे बैठे पैसा बन रहा है। कहीं ना कहीं हमारा पैसा यूटिलाइज हो रहा है मार्केट में। बट इस कोर्स के हेल्प से हम इनको बाईपास कर सकते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में क्यों लगाऊं, जब मैं इजीली म्यूचुअल फंड में 10 से 12% का रिटर्न निकाल सकता हूँ बिना कोई ट्रेडिंग की। थोड़ा सीख के मैं 20-22 निकाल लूंगा, 25 निकाल लूंगा, 40 निकाल लूंगा। थोड़ा बस सीखना पड़ेगा। कोई भी लोकल पेंशन फंड्स होते हैं, ये भी सब डोमेस्टिक है। कोई भी बैंकिंग, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें हम हमारा पैसा रखते हैं। हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है, ये सब की सब इन्वेस्टमेंट में काम आता है इनके, ठीक है। तो इनका इनफ्लोस आउटफ्लोस कैसा होता है? वो सिंपल सी बात है कि अगर ये खरीदते हैं तो इनको बड़ा कोई बेचने वाला भी मिलेगा मार्केट के अंदर। अब मैं बात करता हूँ फॉरेन इन्वेस्टर की। सबसे बड़ा बैंक है सिटी बैंक। देखो फॉरेन इन्वेस्टर, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स में आते हैं ना, वो सबसे बड़े आते हैं सिटी बैंक, और एक दो कंपनियों के लिस्टेड और हैं फॉरेन बैंक एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेकंड गाइस, एफआईआईस। मुझे इन कंपनियों के, मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वो है सिटी बैंक। फॉरेन इन्वेस्टर, इसके अंदर पक्का होगा। ये यूनिवेस्ट वैसे अच्छी एप्लीकेशन है, अगर किसी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी स्टॉक्स की, तो इस एप्लीकेशन से यूज कर सकते हो, जिसको अगर फंडामेंटल पढ़ना पसंद हो तो। एफ आई आई,
डिटेल क्यों नहीं आ रही? ये आ गई। देखो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वो सिंगापुर वॉज द लार्जेस्ट। सिंगापुर वाला पता है कौन सा है? वो है SGX निफ्टी। नाम सुना है आपने SGX निफ्टी के बारे में? हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा लगता है ना गाइस, वो लगता है SGX के थ्रू, क्योंकि सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली वो डायरेक्टली इंडियन मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते। तो वो SGX निफ्टी के थ्रू ही लगा सकते हैं। बाकी इनकी डिटेल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो आपको अच्छी तरीके से बता दें, कुछ काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं जिनके नाम आपको जानना जरूरी है, तो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, अभी निकल के नहीं आ रहा। देखो इसमें लिखा हुआ है हु इज द नंबर वन स्टॉक इन्वेस्टर इन द इंडिया, राकेश झुंझुनवाला। मैं एक लिंक भी भेज दूंगा उसके अंदर। उस लिंक के अंदर सारा का सारा इन्वेस्टर मिक्स है, ठीक है? अब देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ये सब के सब हैं बड़े इन्वेस्टर्स। ये लोग ही मार्केट को चला रहे हैं असलियत में। कैसे? कि जब भी ये क्वांटिटी को खरीदते हैं ना, तो बड़ी अमाउंट की क्वांटिटी में खरीदते हैं। सेकंड में बता रहा था, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मैं उन अब इनका पोर्टफोलियो पढ़ने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है? देखो अगर निकल जाए तो राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो, हालांकि इनके तो कई जो एप्लीकेशंस हैं वो चार्जेबल होती है, लेकिन कई एप्लीकेशंस को फ्री में देती भी है। अब देखो, ये राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो है, ठीक है? अब देखो गाइज, इसके पास, इन बंदे के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, राइट? मार्केट में 5,000 कंपनियां लिस्टेड हैं, बट इनकी जो बाइंग एरिया देखो, सबसे बेस्ट कंपनीज में पैसा लगाते हैं लोग। एस्कॉर्ट्स, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशंस, कैनरा बैंक, क्रिसिल, DB रियल्टी, ठीक है, फोर्टिस, इंडियन होटल्स, NCC, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, ठीक है, सिंगर इंडिया, नजारा टेक्नोलॉजी, नजारा पता है किसका है? रिलायंस का। फेडरल बैंक, स्टार हेल्थ, एपटेक, स्टार हेल्थ में तो मेरी अच्छी खासी होल्डिंग चल रही है। जुबलेंट फूड, ठीक है, एग्रो। अब आप सारी की सारी कंपनीज देखो इनकी, सबसे बेस्ट। अब हम जो म्यूचुअल फंड लगाते हैं ना, वो म्यूचुअल फंड की कंपनी दिखाता हूँ मैं आपको। मैं आपको इसके थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इतने बड़े आदमी, इतनी बड़ी कंपनियां कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, तो हम क्यों नहीं? हमें इनकी साइकोलॉजी को तो पकड़ना है, ये क्या कर रहे हैं। रिटेलर ट्रैप हो जाता है कि छोटे मोटे स्टॉक को खरीद के, पैनी स्टॉक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है? अब मैं दिखाने वाला हूँ कैनरा रिव्यू को सबसे अच्छा एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड स्टॉक लिस्ट देखते हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा कैनरा का ये म्यूचुअल फंड है, जिसकी वर्थ है 15,664 करोड़, इसका टर्नओवर है। अब देखना, आप स्टॉक्स देखो कितने लिस्टेड हैं। TCS, सिटी, UNO, JK लक्ष्मी, मोल्ड, सेंचुरी टेक्सटाइल, KE, नवीन, DCB बैंक, मैक्स इंटरनेशनल, VR, ब्लू डार्ट, इकोडास स्मॉल, सेरा कंपनी। देखो इनके पास में सिर्फ इतने स्टॉक्स की कंपनीज हैं, हालांकि ये अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते भी हैं। अब ये कितना स्टॉक्स खरीदते हैं देखो, आप क्वांटिटीज देखो इनकी। 1 लाख, नहीं सॉरी, 1,72,, नो, 17,27,400 क्वांटिटीज। 20 लाख, 20 लाख भी नहीं है तो, हाँ, 20,28,04,444 इनकी क्वांटिटीज ही देखते हो। देखो आप कितना परसेंट का रिटर्न चल रहा है, 4.5%। अब ये लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए TCI एक्सप्रेस में इनको पैसा लगाना है ना, तो एक बार में इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं लगाते हैं लोग, क्योंकि इंटरनली डेटा तो हमें मिल नहीं सकता, ठीक है? ये क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक्स में अच्छी कंपनी में पैसा लगाने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं, हर महीने, हर क्वार्टर, यहाँ खरीदेंगे, स्टॉक डाउन आ गया तो फिर यहाँ खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे, खरीदते ही रहेंगे। फिर जैसे ही वो स्टॉक चल गया, अब जैसे मान लीजिए स्टॉक यहाँ से यहाँ आया, तो उन्होंने हर जगह बाई किया होगा, हर जगह बाय करते करते मान लीजिए यहाँ पे, अब इसका एवरेज पॉइंट आ गया मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो जैसे स्टॉक यहाँ से शूट होगा ना, तो इनका रिटर्न निकलता है बहुत जबरदस्त। इसलिए गाइस, पूरा जो स्टॉक मार्केट है ना, गणित जो है एक्चुअल बड़े इंस्टीट्यूशंस की, वो है एवरेज पॉइंट। वो हर स्टॉक को एवरेज कर करके मार्केट से पैसा कमाते हैं, ठीक है? तो हम मार्केट को कैसे देख रहे हैं कि ट्रेडिंग के हिसाब से, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इनकी साइकोलॉजी को यूज करेंगे और अपनी ट्रेडिंग सेटअप में बनाएंगे। तो बताओ कैसा रहेगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? अब ये बताओ गाइस, आज से पहले आपको ये चीज पता थी क्या? जो कि बहुत बेसिक चीजें हैं ये, बट मैंने एक चीज देखी, बेसिक चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता। सबको हाई क्वालिटी मटेरियल चाहिए होता है, बट मैं मानता हूँ कोई भी हाई क्वालिटी का जो मटेरियल बनता है, कहीं ना कहीं तो बेसिक से स्टार्ट हुआ होगा वो। अगर आप IT सॉफ्टवेयर में हैं, तो जो भी हैं उनको एग्जाम्पल है, कोई भी जावा आर्किटेक्ट बनने से पहले जावा डेवलपर होता है,
और उससे पहले जूनियर जावा डेवलपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो कुछ भी बनने से पहले उसकी नींव आपकी मजबूत होती है, तब जाके एक आप हाई क्वालिटी मटेरियल बनते हैं। अब इस कैंडल्स को सीखते हैं, ये कैंडल्स क्यों बनी। अब हमें पता लग गया कि डिमांड बढ़ने से, प्रोडक्शन कम होने से प्राइस कैसे इंक्रीज होती है, ये सब हमने बेसिक जान लिया। अब मैं आपको कैंडल्स के बारे में समझाता हूँ। अब मैं आपके सामने दो कैंडल्स बना रहा हूँ। सबसे पहले ग्रीन कलर की कैंडल, ये है बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल। अब आपको पता है गाइस, दुनिया में सबसे बेस्ट स्कैनर क्या है, कोई बता सकता है। आप मोबाइल में स्कैनर यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए या कोई प्रोडक्ट को जानने के लिए, तो व्हाट डू यू थिंक सबसे बेस्ट स्कैनर क्या है, कि जिसको चीज को, प्रोडक्ट को स्कैन कर लिया तो वो गलती से ही गलत हो सकती है, वैसे 100 टाइम तो सही जाएगी। कोई लगा सकता है प्रेडिक्शन सबसे बेस्ट स्कैनर क्या है। बार कोड नहीं गाइस, आपकी आंखें। इससे बढ़िया स्कैन मशीन कहीं नहीं मिलेगी आपको। कैमरा भी नहीं है, सबसे बढ़िया है आपकी आंखें। आपकी आंखें जो देख सकती है, वो कोई सा भी कैमरा, कोई सा भी कुछ नहीं देख सकता, राइट। तो सबसे अच्छी स्कैनर है आपकी आईज। तो इसलिए मैं कई ट्रेडर्स को रिकमेंड करता हूँ कि ये जो स्कैनिंग करते हैं ना स्टॉक्स की, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू या कुछ भी, इनसे मत करो, अपनी आंखों से करोगे तो साइकोलॉजी समझ में आएगी। और सबसे बड़ा गेम ही साइकोलॉजी का है, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों कैंडल को आपको स्कैन करने के लिए बोलूं आपकी आंखों से, तो बताएं कौन सी बड़ी कैंडल है। सेकंड वन, ठीक है। अगर इन्हीं कैंडल्स को मैं दूर से एक फोटो खींचूं, तो कैमरे में इसकी पिक्चर क्वालिटी ही नहीं आएगी, राइट। तो सबसे बेस्ट स्कैनर है हमारी आंखें। अब दोनों कैंडल है ग्रीन कलर की। मैं मान लेता हूँ किसी भी XYZ कोई स्टॉक है जिसमें आपके सामने ये दो कैंडल दिख रही है, एक ये ग्रीन कलर की, एक ये ग्रीन कलर की। तो दोनों में क्या जंक्शन है कि उस दिन, पर्टिकुलर डे, स्टॉक में क्या आई है, डिमांड, ठीक है। अब हमें देखनी है कि डिमांड कितनी आई है, या बाइंग मान लीजिए, डिमांड को हम बाइंग ही बोलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं वापस से मेरे टमाटर लेके आता हूँ बीच में। इस बार की क्लास में सच में टमाटर ने मेरे को इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आप लोगों की क्लास में बहुत इजी बनाने वाला हूँ ऑनेस्टली, ठीक है। ये देखो, ये मेरा टमाटर है, ये 40 रुपए किलो बिक रहा था, तो 40 से पहले बिका ये 60, ठीक है। फिर हुआ 80, ठीक है। अब ये हुआ मान लीजिए 3 दिन में, वापस से टमाटर वो 40 रुपए था, अब मान लीजिए सेकंड केस में ये 3 दिन के अंदर ही 200 पहुंच गया। अब इन दोनों केस के अंदर वुड यू थिंक गाइस, किन दिनों में सबसे ज्यादा टमाटर के दाम बढ़े। अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में ये 2021 का डेटा है, सेम डे का, सेम तारीख, सेम दिनांक, सब कुछ सेम, कि 40 रुपए के भाव 3 दिन में 80 हो गए। और 2022 के डेटा मैंने देखा कि 40 के भाव वही 3 दिन के अंदर 200 हो गए। तो आप क्या सोचते हो कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट कौन से ईयर में हुआ। 2022 में, बिल्कुल करेक्ट। अब सेम इस कैंडल पे देखो, दोनों ही ग्रीन है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डे की, डे मतलब डेली की, दोनों ही ग्रीन है और सेम स्टॉक की है। तो आप बता सकते हो इन दोनों कैंडल को देख के कि कौन सी कैंडल में ज्यादा डिमांड बढ़ी होगी। यस, सेकंड कैंडल में, राइट। अब कैसे बढ़ी होगी वो देखते हैं। अब मैं मानता हूं कि इस दिन 1 लाख आए बायर, फॉर एन एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने, 1 लाख बायर्स आए स्टॉक को खरीदने, ठीक है। और सेलर आए 50 के। तो 50,000 से 50,000 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, प्राइस में क्या बढ़ गई, डिमांड, तो प्राइस हो गई शूट। अब शूट कैसे हुई, जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है ना गाइस, इसका जो अपर वाला पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं हाई। जो लोअर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं लो। और ये वाला जो पार्ट होता है, दिस वन,
इसे बोलते हैं हम ओपन, कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुई है, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं गाइस क्लोज। ये इस पूरी कैंडल की थ्योरी है। और ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो फुलफिल है, ये इस डब्बे से, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं बॉडी पार्ट। ये इस कैंडल की एक जर्नल थ्योरी है। ठीक है, अब हुआ क्या, मार्केट खुला, बायर्स एंटर हुए 1 लाख क्वांटिटी के साथ में, पूरा दिन भर में मान लो। ठीक है, अब इस कैंडल में हुआ क्या कि 1 लाख तो आया बायर और 50 के आए सेलर। तो प्राइस ने 50,000 ऑर्डर लिए, 50,000 ऑर्डर को बेच के प्राइस में जो इनफ्लैक्चर हुआ, वो हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में, डिमांड बढ़ी। तो मैं मानता हूं कि 100 रुपीज का स्टॉक की प्राइस चल रही थी। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की जो 3:30 बजे तक गणित चली, उसमें स्टॉक ने लगा दिया मान लीजिए 115 का हाई, और क्लोज हो गई 110 पे। और मैं मानता हूं कि जो लो लगाया वो लगाया 90 का, क्योंकि मान लीजिए कभी सेलर्स हावी हो रहे होंगे, कभी बायर्स हावी होंगे। मैं मानता हूं कि ये ऑर्डर एक बार में ना लग के पूरे दिन भर में लगे होंगे। बट अब मैं पूरा कैलकुलेट कर बता रहा हूँ कि 1 लाख ऑर्डर आए होंगे और 50,000 के सेलर आए होंगे। तो प्राइस में शूट हुई। अब पूरी जो प्राइस में मूवमेंट हुई वो 15 रुपए की हुई, बट एक्चुअल में जो प्राइस क्लोज हुई वो 10 रुपए के प्रॉफिट के साथ में क्लोज हुई। ठीक है, अब सेकंड डे क्या हुआ गाइस, कि प्राइस में ऑर्डर आए 1 लाख के, ये 1.5 लाख के, सॉरी 1.5 लाख बायर आ गए, और जो मेरे सेलर है वो आगे 50 के। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्लैक्चुएशन थी पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो थी 50 के ऑर्डर्स की, 50,000 ऑर्डर्स की डिफरेंस की। अब यहाँ कितने हो गए, 1.5 लाख। वो कैसे पता लगा, मैं मानता हूँ कि सेम इसने 100 रुपए पे ओपन हुई प्राइस, सेम 90 पे इसने लो लगाया। अब देखो, बायर्स ज्यादा थे, सेलर्स भी सेम थे, तो प्राइस में जो इन्फ्लेक्शन हुआ वो हाई रेंज में हुआ होगा। राइट, डिमांड कैसे बढ़ी, हाई रेंज में, लाइक सेकंड वाले टमाटर के केस में। यहाँ पे तो हुई 40, 60, 80, और यहाँ सीधा है 200। तो इस केस के अंदर प्राइस ने, मैं मानता हूं कि हाई लगाया होगा 125 का, और क्लोज हो गई प्राइस 120 पे, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रीन कलर की कैंडल है, पर फ्लैक्चुएशन कितने पॉइंट का है, यहाँ 10 का, यहाँ 20 का। तो अब हमें गाइस कैंडल से पता लगाना है कि ये कैंडल क्या होती है। ठीक है, इस कैंडल में जो फ्लैक्चुएशन हुआ होगा वो कितना हुआ होगा। आप चाहो तो देखो, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, आप इन दोनों कैंडल को देखो, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। मैं जैसे ही टी प्रेस करता हूं ना, तो मैं चार्ट को स्क्रॉल कर सकता हूं ऐसे, इधर लेके जाना है या इधर लेके जाना है, टी प्रेस करने से। वापस से टी प्रेस करूंगा ना, तो चार्ट इधर उधर नहीं घूमेगा। अब मैं इस कैंडल पे गया, अब इस कैंडल पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, ये 15 तारीख की कैंडल है, 32 रुपए पे ओपन हुई इस पॉइंट पे। ये कंट्रोल एस से एच से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रखी, 32 रुपए की ओपन है। हाई पॉइंट है 33 का, ये मैंने हाई पॉइंट 33 का। इस कैंडल का जो क्लोज पॉइंट है वो है 32.80। तो क्लोज कहाँ होती है कैंडल, यहाँ। और लो तो इसने लगाया नहीं। तो इसमें जो फ्लैक्चुएशन हुआ वो कितने रुपए का हुआ गाइस, ऑलमोस्ट 80 पैसे का। ठीक है, अब इस कैंडल पे आ जाओ आप, ओपन कितने पे है, 33 पे। हाई कितने का है, 35 का, 35.75। क्लोज कितने पे हुई है ये, 35.20 पे यहाँ पे। ठीक है, और लो हल्का सा लगाया इसने 32.95 का। अब आप ऐसे अगर हर किसी कैंडल पे जाके क्रॉस चेक करोगे, तो आपको बहुत टाइम लगेगा हर एक कैंडल पे। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है आपकी आंख की स्कैन को, आंखों को थोड़ा सा शार्प बनाना है। अब मैं आपके सामने रैंडमली दिखाता हूँ कि गाइस, अब मुझे बताओ कि एक ये ग्रीन कैंडल है और एक ये ग्रीन कैंडल है। दोनों कैंडल्स में अगर मैं बात करूं इसकी स्ट्रेंथ की, मतलब कि डिमांड सबसे ज्यादा कहाँ इन्फ्लुएंस हुई, तो आप बता सकते हैं कि ये मैंने जैसे फर्स्ट प्रेस किया, ये पॉइंट निकल के आते हैं सिंबल, यहाँ पे ज्यादा हुई है या यहाँ पे ज्यादा हुई है। ये कैंडल फर्स्ट है, ये कैंडल सेकंड है। आप इस दोनों कैंडल को देखो, ग्रीन कलर की है, दोनों कैंडल में डिमांड बढ़ी है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो स्ट्रेंथ वाइज कि किस कैंडल में डिमांड बढ़ी है, तो बताएं फर्स्ट में बढ़ी है या सेकंड में बढ़ी है। सेकंड में, कैसे बताया आपने, हमने सबसे पहले डेटा पे बात करी, फिर बात करी हमने हमारी आंखों से, क्योंकि बार बार मैं किसी कैंडल को ऐसे चेक नहीं कर सकता ना, बहुत टाइम लग जाएगा। यस, रमेश जी मैं आने वाला ही था, साइज को देख के हैं। चलो अच्छा है। ठीक है, अब इन कैंडल को क्या बोलते हैं वो सीखते हैं। सबसे मेन थोड़ा जो टाइम कंज्यूम होती है वो इसी चीज का होता है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो पहली कैंडल है,
इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, इस वाले को भी ग्रीन ही बोलेंगे, पर थोड़ा सा नाम हम अलग दे देंगे। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, या तो हम स्ट्रांग बोलेंगे, या हम बोल सकते हैं एक्सप्लोसिव कैंडल। ठीक है, बस क्यों? क्योंकि हमने कैंडल का क्या देखा है? साइज। जैसे मान लीजिए आपके सामने दो बंदे खड़े हैं, दोनों की एज 26-26 है, एज वाइज गए 26 है, बट अगर आप इनकी हाइट वाइज जाते हो, तो मान लीजिए एक बंदा जो है उसकी हाइट है कम और दूसरे की हाइट है ज्यादा। आपने इन बंदों का भी देखा नहीं, तो आप तो यही बोलोगे ना कि दोनों कैंडिडेट सेम एज के हैं। बट जैसे ही आप अपनी आंखों से इनको लाइव देखोगे, अगर मैं बात करूं कि यह हाइट वाइज कौन ज्यादा बड़ा है, तो आप क्या बताओगे? कि सेकंड वाला बंदा। जो आर्मी की जो ट्रेनिंग्स होती है वो कैसे होती है? उनके पास में इतने सारे रिज्यूमेज आते हैं जिनकी एज ऑलमोस्ट सेम होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट क्या होता है? उनकी हाइट। तो हाइट कैसे पता लग रही है? उनकी साइज देख के, राइट? बंदे को जब तक वहां का कमांडर देखेगा नहीं, कैसे पास करेगा? राइट? तो सेम गाइज, हमें स्टॉक मार्केट में जो कैंडल्स देखनी है, इनकी देखनी है साइज। ये साइज ही हमें बताएगी कि प्राइस में जो इन्फ्लेक्चुएशन हुआ है वो किस अमाउंट में हुआ है, किस रेंज में हुआ है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं वापस से, देखो एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है। वन फर्स्ट नंबर की कैंडल है और एक कैंडल है मेरी सेकंड ये वाली। आप बताओ गाइस, कौन सी कैंडल ज्यादा बड़ी है? फर्स्ट वन, सेकंड वन? फर्स्ट वन, राइट? तो हमें इन चीजों की आदत कैसे पड़ रही है? हमारी प्रैक्टिस से। जैसे जैसे हम इस पे प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं इन दोनों कैंडल के नाम की, तो जो सेकंड कैंडल को हम क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है? अभी हमने नाम पढ़ा है, पढ़ लो इसको आराम से। ठीक है, इस सेकंड कैंडल को हम क्या बोलेंगे और फर्स्ट कैंडल को क्या बोलेंगे? ग्रीन एक्साइटिंग क्या? फर्स्ट कैंडल को क्या बोलेंगे और सेकंड कैंडल को क्या? ग्रीन एक्साइटिंग तो ये दोनों का नाम सेम है। सिंपल सी बात है, एक एक फादर साहब के दो बच्चे, दोनों शर्माओं के बच्चे हैं, बट नाम तो अलग अलग होगा ना। एक का नाम मोनू होगा, एक का नाम सोनू होगा। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि साइज वाइज दोनों ही इसी स्टॉक के बच्चे हैं, ये दोनों दोनों कैंडल इसी स्टॉक की हैं, बट गिव मी द नेम ऑफ द कैंडल। सेकंड वन एक्सप्लोसिव, ये सेकंड वन, या फर्स्ट वन इज एक्सप्लोसिव। ठीक है, अब बस मैं ही चाहता हूँ गाइज, आप लोग थोड़ी थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ताकि क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने इस कैंडल निकाली, दोनों कैंडल ग्रीन है, अब आपको पता है कि ये वाली जो कैंडल है एक्सप्लोसिव है और ये वाली जो कैंडल है एक्साइटिंग है दोनों ग्रीन। क्योंकि आगे जाके हम ये कैंडल्स है ना, इसमें क्वालिटी निकालेंगे। अब शर्मा जी के दो बच्चे हैं सोनू मोनू, और हमें शर्मा जी के बच्चों में से ही किसी को लेना है, तो उसकी हम कैसे क्वालिटी फाइंड आउट करेंगे? दोनों के आईक्यू लेवल चेक करेंगे, दोनों की क्वालिटी चेक करेंगे, दोनों का स्ट्रेंथ चेक करेंगे, मतलब दुनिया भर की क्वालिटी हमें चेक करनी होगी। तो सेम गाइस, ग्रीन कैंडल तो बहुत सारी है इस स्टार्ट में, हमें निकालनी है इसकी क्वालिटी, राइट? कि अगर मान लीजिए यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी है तो क्या क्वालिटी, क्या पर्पज से बनी है। तो सेम हम आगे जाके, अभी तो बेसिक सीख रहे हैं, क्वालिटी पे ही बात करने वाले हैं। तो ये तो हो गई मेरी ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब मैं गाइस बात करता हूँ रेड कैंडल की। सेम, और मेरे को पूरी उम्मीद है इस बार आप आराम से बता दोगे। ये मेरे पास में रेड कलर की कैंडल है। अब समझ में आ गया रेड कैंडल क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ द जो स्टॉक में डिमांड की कमी हो जाती है। और एक मेरे पास में ये वाली रेड कैंडल है। अब मुझे बता सकते हैं गाइस, दोनों में से पावरफुल कौन सी है? फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड वन। अब रेड कलर की कैंडल है, तो हमें पता है कि ये हमें जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा तभी तो रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल में क्या होता है गाइस? अब कोई मुझे बता सकता है कि इसका ओपन पॉइंट कहाँ पे होगा, रेड कैंडल का?
यस, अप साइड में। तो रेड कैंडल में जो इसका ओपन पॉइंट होता है वो होगा यहाँ पे। हाई पॉइंट सेम रहेगा ग्रीन कैंडल की जैसे, हमेशा ग्रीन कैंडल का अपोजिट होगा रेड। ये इसका लो पॉइंट और ये इसका क्लोज पॉइंट। अब मैं ये मानता हूं कि इस दिन क्या हुआ होगा, सेम उल्टा होगा बायर्स का, कि बायर तो होंगे 50 के और सेलर्स होंगे 1 लाख। तो नेगेटिव तरफ डाइवर्जन हुआ इसका, तो ये रेड कैंडल बनी। ठीक है। सेम कंपैरिजन में बात करूं कि मोस्ट पावरफुल कौन सी है, स्ट्रॉन्ग कौन सी है, तो ये वाली। तो मैं पहले वाली जो कैंडल है इसका नाम दूंगा रेड एक्साइटिंग कैंडल नॉर्मल। और सेकंड वाली को मैं नाम दूंगा गाइस रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बोल दूंगा, STONG, या मैं बोल दूंगा एक्सप्लोसिव। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है या शुड आई रिपीट अगेन? मैं चाहता हूँ कि सबको समझ में आए। बाकी लाइव सेशंस होता है, एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे तो और चीज अच्छी, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में क्या होता है कि हम किसी चीज को पोज करके भी देख सकते हैं। राइट। अब मुझे बताओ गाइस, ये मेरे पास में रेड कैंडल फर्स्ट, ये रेड कैंडल सेकंड। तो इन दोनों कैंडल्स को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट कैंडल को हम क्या बोलेंगे और सेकंड कैंडल को क्या बोलेंगे? आप सब तो सबसे पहले मुझे बताओ स्ट्रेंथ वाइज कौन सी कैंडल पावरफुल है, फर्स्ट वन और सेकंड वन? और नाम? यस, सेकंड वाली एक्सप्लोसिव। मैं अभी देखो हम इसकी एक फैमिली बनाएंगे आगे जाके। तो फैमिली बनाने से पहले नामांकन हो रहा है इस कैंडल का। तो सबसे पहले आप यहाँ नाम याद होगा तभी तो फैमिली मेंबर्स में बुला पाएंगे हम कि इस कैंडल को क्या बोलेंगे, इस कैंडल को क्या बोलेंगे। क्योंकि आगे जाके इन सबको मिला के हम एक फैमिली बनाएंगे। उस फैमिली के अकॉर्डिंग हमारे डिमांड सप्लाई सपोर्ट सब बनाने वाले हैं। ठीक है। अब आपको गाइस एक चीज दिख रही है क्या, कि देखो, अब इसको आप ध्यान से देखो कि मोस्ट ऑफ द कैंडल्स में जो ये बीच वाला पार्ट होता है, जो कि मैंने बताया, इसको हम बोलते हैं बॉडी पार्ट। बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? बॉडी पार्ट। उसमें ये विक पार्ट होता है और डाउन साइड वाला विक पार्ट होता है। अपर वाले साइड वाला जो विक पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं अपर विक, और डाउन साइड वाले विक को बोलते हैं हम लोअर विक। ठीक है। अब आप देखोगे कई कैंडल्स में विक पार्ट जो है वो तो है ज्यादा और बॉडी पार्ट है कम। दिख रही है? जैसे मान लीजिए ये कैंडल है, ये होने में तो ग्रीन है। मैं बस इसको उठा के यहाँ रखता हूँ। ये होने में तो ग्रीन है, ठीक है। पर इसमें क्या है गाइस, आप देखोगे कि जो बॉडी पार्ट है इसका वो है इतना सा, और वीक पार्ट है ज्यादा। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसी कैंडल्स को बोलते हैं हम बेस कैंडल। अब क्या हुआ होगा इस दिन, मैं मानता हूं कि बायर्स होंगे 60 के और सेलर्स होंगे 50 के। ठीक है। तो जब भी बायर्स और सेलर्स ऑलमोस्ट इक्वल हों तब जाके कैंडल बनती है ऐसी। तो ऐसी कैंडल को जिसमें विक पार्ट ज्यादा हो बॉडी पार्ट कम हो, ऐसी कैंडल को हम बोलते हैं बेस कैंडल। ये है बेस कैंडल ग्रीन। ठीक है। अगर वही मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई सी भी आप कैंडल उठा लीजिए जिसका विक पार्ट ज्यादा हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, छोटी सी कैंडल है, प्यारी सी, इसमें विक पार्ट ज्यादा है, छोटी सी कैंडल है। इस कैंडल को बोलेंगे हम रेड बेस कैंडल। हो सकता है कि सेम डे सेलर्स तो हो 70 के और बायर हो इसमें 60 के। तो जब भी सेलर्स और बायर्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं तब जाके ऐसी कैंडल फॉर्म होती है। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। सेम स्टॉक के अंदर अब आप देखोगे
यहाँ पे, 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 मतलब इतनी सारी जो कैंडल्स हैं, इस टाइम क्या हुआ होगा? बायर एंड सेलर्स की फाइट हुई होगी। ठीक है। फाइट में क्या हुआ होगा कि जितने बायर्स आ रहे होंगे उतने ही ऑलमोस्ट सेलर्स आ रहे होंगे, मतलब प्राइस में इन्फ्लेक्शन हो ही नहीं रहा। राइट। वहीं अगर मैं बड़ी कैंडल की बात करूं तो यहाँ पे हो रहा है प्राइस में इन्फ्लेक्शन, कि मतलब यहां से या तो डिमांड घट रही है, ठीक है, या यहां से डिमांड बढ़ रही है। जो ये बीच वाली जो प्राइस होती है जिसमें छोटी छोटी सी आपको बेस कैंडल दिख रही होगी, इसमें हम ये ऐसे बोलते हैं कि सब की सब होगी बेस कैंडल्स। बेस कैंडल्स का मतलब बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल। यहां तक क्लियर है गाइस? सभी को ठीक है। मैं कुछ नोट्स बना देता हूं, ये आपकी हेल्प करेंगे बाद में। सबसे पहले मैं वापस ये कैंडल्स बना देता हूं। ग्रीन, यहां बना देता हूं मैं रेड। एक ही पेज में बना रहा हूं ताकि आप लोग जब भी रिकॉर्डिंग देखें तो आपको चीजें अच्छे से और क्लियर हो जाए। एंड मेरे को आप लोगों से एक प्रॉमिस भी चाहिए गाइस। सबसे पहले बताओ कौन कौन रेडी है? देखो, मैं हार्ड वर्क तो सबके लिए करता हूँ, कभी भी ऐसे भेदभाव नहीं करता कि किसी क्लास में कम पढ़ाना है किसी में ज्यादा। और मैं सारी क्लास में एक ही चीज बोलता हूँ कि मैं भी अपना वीकेंड आपको दे रहा हूँ, और आप भी कहीं ना कहीं अपना वीकेंड सेक्रीफाइस कर रहे हैं। राइट। सेक्रीफाइस दोनों तरफ से ही है। मैं चाहता हूँ इन सेक्रीफाइस को आप यूज करें और अपनी स्ट्रेंथ बनाएं सीखने में। मैं नहीं चाहता कि जो 5 डेज जो आप ले रहे हो उसमें आप सिंपल सा कि 2 दिन पढ़ के चलो ठीक है लास्ट में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूं कि 5 डेज आपको मिले हैं डेली के। अगर मान लीजिए क्लास एंड होती है, 2 दिन आप उस रिकॉर्डिंग्स को देख के अगर 3 दिन उस पर प्रैक्टिस भी करते हैं ना, मैं गारंटी है जो चीज आप 6 मंथ में समझेंगे ना वो आपको 2 महीने में 70 से 80% चीजें क्लियर हो जाएगी। बट आपका पार्ट रहेगा ट्रेडिंग का बस। जिसने नहीं पढ़ा उसके साथ में एक ऐसा इश्यू रहता है कि उसको फिर टाइम लगता है। तो आई वॉन्ट कि जितनी मेहनत मैं आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ उतना ही रिजल्ट आप भी दें। तो क्या होता है कि हमें भी अच्छा लगता है कि यार हम जो नॉलेज दे रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रही है। तो मेक श्योर आप लोग कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। वादा ऐसे करो जैसे आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी वाइफ से करते हो कि भैया जो बोल दिया उनके लिए करना है। तो मैं तो आपकी ना गर्लफ्रेंड बन सकता हूँ ना वाइफ, एक अच्छा दोस्त जरूर बन सकता हूँ। तो दोस्त के नाते ही सही, बस वादा आप अपना कंप्लीट करना। सो गाइस, व्हाट इज द स्ट्रेंथ? सो सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ कि वी विल ऑलवेज लुक ऑन द चार्ट एंड बॉडी पार्ट मस्ट बी एक्सक्लूसिव एंड वीक पार्ट विल बी लेस। सिंपल। कि जिस भी कैंडल का बॉडी पार्ट ज्यादा है वही हमें फाइंड आउट करनी है। और जिसका भी वीक पार्ट ज्यादा है तो वो बेस कैंडल होगी, जिसका बॉडी पार्ट कम है, ओ सॉरी वीक पार्ट कम है, वो स्टैंड टेबल कैंडल होगी। दोनों ही कैंडल पावरफुल है। ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा कौन है? आपने बताया सेकंड वाली। बिकॉज हमें पता है कि कैंडल की साइज और कैंडल का वॉल्यूम इसके कंपेरेटिवली भी ज्यादा है। ठीक है। वही सेम ये जो स्ट्रेंथ वाला काम है ये सेम रेड कैंडल के लिए रहेगा। अब मैंने बात की थी बेस कैंडल्स के बारे में आप लोगों से। मैं कुछ फॉर्मेशंस बना देता हूँ बेस कैंडल्स। बाद में ये जो बेस कैंडल हमने ले रहे हैं ना रेड कलर की, ग्रीन कलर की, इसका कोई आगे मैटर काम नहीं होगा, बट हमें हर चीज सीखनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे एंड से कोई भी एक ऐसा टॉपिक छूट जाए जो आप फालतू यूट्यूब पे जाके पढ़ो और उससे अपनी गलत ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो कैसे बन सकती है? अब इन कैंडल्स को आप कंपेरिजन करोगे इस कैंडल से, तो आप देखोगे कि इसमें विक पार्ट ज्यादा है, बॉडी पार्ट कम है। तो ऐसी कैंडल्स को हम बोलेंगे बेस कैंडल्स। ठीक है। तो सिंपल, इफ ए बॉडी पार्ट इज लेस देन, अब मैं एक नंबर दे रहा हूँ 50%। अब आपको बिल्कुल 50% पे फोकस नहीं करना, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन बताने के लिए ऑफ ए कैंडल दैट 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 कैंडल वुड बी ए बेस कैंडल। ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है गाइस आप लोगों को? ठीक है, वन मोर नोट्स आई एम गोइंग टू मेक यू गाइस। जो आज हमने पढ़ा, पार्ट इन ए हैंडल, इतने पार्ट पढ़े हमने? 3 पार्ट। पहला पढ़ा बॉडी पार्ट, जो कि होता है डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, इसे हम बॉडी बॉडी पार्ट बोलते हैं। सेकंड आ जाओ, अपर विक हमने पढ़ी, ये सारी कैंडल का मिक्स है। अब आपको समझ में आ गया होगा बॉडी पार्ट, और चाहे वो ग्रीन का हो चाहे रेड का हो, वो डिफरेंस ही होता है। हाई प्राइस ऑफ द कैंडल, क्योंकि हमें पता है कि अपर विक है वो दोनों कैंडल में सेम रहता है, और लोअर विक भी हमारे को सेम रहता है, तो लो प्राइस ऑफ द कैंडल। ठीक है, अब हमने टाइप्स पढ़े थे कैंडल्स के, कितने टाइप्स की कैंडल्स हैं? टाइप्स ऑफ द कैंडल, तो हमने पढ़ी थी पहली ग्रीन कैंडल, जो कि सिग्निफाइज करती है SIGNI। ठीक है, अब दोनों ही केस में बात करता हूं मैं, एक्साइटिंग, नॉर्मल, और या स्ट्रॉन्ग या एक्सप्लोसिव बोल लो आप लोग। ये कब बनती है? जब नंबर ऑफ बायर्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, हमने दूसरी कैंडल पढ़ी थी रेड कैंडल, यह क्या सिग्निफाइज करती है गाइस? चाहे ये एक्साइटिंग हो या फिर हो स्ट्रॉन्ग, नंबर ऑफ सेलर्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ बायर्स। और जो बेस कैंडल्स होती है वो क्या सिग्निफाइज करती है? नंबर ऑफ बायर्स आर इक्वल टू दी नंबर ऑफ सेलर्स, तब जाके बेस कैंडल्स बनती है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक चीज और ऐड करने वाला हूँ, कि जो बेस कैंडल है ना, पूरा गेम यही छुपा है। अब आप लोगों के सामने एक लॉजिक है, एक बहुत अच्छा लॉजिक पूछने वाला हूँ, इसकी इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे अगले सेशंस में। अब मैं बेस कैंडल को ना ब्लैक रेड से लूंगा ना ग्रीन से लूंगा, मैं लूंगा ब्लू से। ठीक है, अब एक लॉजिक पूछने वाला हूँ मैं आपसे। ये बेस कैंडल बनी चार्ट के ऊपर, ठीक है गाइस ध्यान से सुनना, ये बेस कैंडल बनी। अब बेस कैंडल का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कि नंबर्स ऑफ बायर्स एंड नंबर्स ऑफ सेलर्स। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रही है हमें बेस कैंडल? ए फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। इसका मतलब यही हुआ ना गाइस, राइट? प्लीज पार्टिसिपेट। ओके, अब हमें पता है कि बेस कैंडल डिनोट्स दैट ए फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, क्योंकि जब बायर्स और सेलर्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं तो फाइट है ही नहीं। अब मुझे बात बताओ गाइस, अगर इस बेस कैंडल के बाद में एक ग्रीन कलर की कैंडल मिल जाए, देखो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यहाँ से विजिबिलिटी के लिए। ठीक है, अब इस बेस कैंडल के बाद में आपको ये ग्रीन कलर की कैंडल बन जाए, तो यहाँ पे इस एरिया में, एरिया कैसे मार्क करते हैं वो मैं सिखाऊंगा, अभी वैसे मार्क कर रहा हूँ। इस एरिया के अंदर जो भी ऑर्डर्स लगे होंगे वो किसके लगे होंगे? देखो, मैंने फाइट चल रही है, फाइट के बाद में प्राइस में इम्बैलेंस हो गया अचानक से। इम्बैलेंस मतलब कि चाहती तो प्राइस अगले दिन क्या बन सकती थी? बेस कैंडल भी तो बन सकती थी ना। अगले दिन ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि ग्रीन कैंडल की जो कलर की जो कैंडल है वो हमें बताती है डिमांड के बारे में, ये यहाँ से इस स्टॉक की डिमांड बढ़ी है, राइट? तो डिमांड का मतलब क्या हुआ? बायर्स आए होंगे, और बायर्स जब आए होंगे प्राइस में, तो अच्छी क्वालिटी के बायर्स आए होंगे, तभी जाके सेलर्स को बीट करके प्राइस अप गई। तो ये जो एरिया हुआ गाइस, वो किसका हुआ? बायर्स का या सेलर्स का? यस, बायर्स का होगा। तो इसे बोलते हैं एरिया ऑफ द जोन। हमें पता लगता है कि आफ्टर बेस कैंडल के बाद में अगर कोई एक्साइटिंग ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, वो होती है एरिया ऑफ द जोन।
इसी को ये लोग बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ बायर्स। मैं चाहूंगा कि इसी क्लास में आपको कोई दूसरा कोर्स पढ़ना ही ना पड़े। हम बोलते हैं एरिया ऑफ द जोन क्योंकि मैंने देखा यहाँ फाइट चल रही थी। कैसे फाइट चल रही थी? अ, मान लीजिए ये दिसंबर का महीना है, सीजन जा रहा है होटल वालों को खाली। अब मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। सीजन खाली जा रहा है, शादी ब्याह का सीजन आया। ये जो 1 लाख रुपए का गार्डन था, ये हो गया 10 लाख रुपए का जनवरी से। ठीक है भाई, सॉरी। तो अब ये बताओ गाइज मुझे, 2022 आया, ठीक है, 2022 में दिसंबर निकल गया, जनवरी स्टार्ट हो गया। तो अब सबको पता लगेगा ना कि जो गार्डन्स की रेट है, होटल्स की रेट है, वो जनवरी से स्टार्ट होती है बढ़ना, क्योंकि सीजन आते हैं। राइट। तो हमें इसके बारे में कैसे पता लगा? क्योंकि हमने 21, 20, 19, 18 में देखा है कि जब भी सीजन आता है तो उस टाइम प्राइस हाई हो जाती है। तो मैंने क्या देखा इस चार्ट के अंदर, जब भी बेस कैंडल्स के बाद में कोई ग्रीन कलर की कैंडल्स बनती है, तो उसके पास डेटा से मुझे पता लगा कि यहाँ पे प्राइस में हाइक हुई है। अगर चाहती तो प्राइस आगे आने वाले दिनों में भी तो बेस कैंडल बना सकती थी, लेकिन बनाई नहीं। प्राइस ने ग्रीन कलर की एक्साइटिंग कैंडल बना दी, यानी कि प्राइस में एक डिमांड बढ़ गई। तो ये होता है एरिया ऑफ द जोन, जिसे बोलते हैं डिमांड जोन। इसका पूरा पैटर्न हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। अब मैं वापस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये है मेरे पास में बेस कैंडल। अब आपको पता लगा कि बेस कैंडल के बाद में, जो कि डिनोट्स करती है बायर सेलर्स की फाइट, इसके बाद में एक रेड कलर की आपको एक्साइटिंग या एक्सप्लोसिव कैंडल मिल गई। तो इस एरिया के अंदर कौन एक्टिव हुआ? सेलर्स एक्टिव हुए या बायर्स एक्टिव हुए? यस। तो ये है एरिया ऑफ द जोन सेलर्स का, और इसे बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ सेलर। बस यही इसकी पूरी गणित है। ठीक है। आगे जाके हम गाइस सीखेंगे, इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसकी फैमिली को कंप्लीट करना है। ठीक है। मैं चाहूँ तो अभी भी इसको कंप्लीट कर दूं, बट मैं चाहता हूँ कि जब 2-2.5 घंटे की क्लास हो जाती है ना, तो उसके बाद में जब कैंडिडेट देखने बैठता है क्लास को, वो होता है बोर। मैं 100%, ये मान लो एक प्रूवन मेथड है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि क्लास 1 से 1.5 घंटे की हो, ताकि जब आप रिकॉर्डिंग देखने बैठे तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, 1.5 घंटे क्लास 2 घंटे, क्योंकि 3-3, 3.5 3 घंटे की क्लासेस में क्या हुआ, जनरली मेरे पास में फीडबैक भी आए हैं इस चीज को लेकर कि कैंडिडेट गेट्स बोर्ड सम टाइम। बिकॉज होता है क्या है कि सेशंस लंबा चल जाता है, तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के सेशन है ना। तो मैं स्टार्टिंग के सेशंस काफी कम टाइम में, मैं अपने कोर्स को, मैं नहीं चाहता कि अगर जो कोर्स 8 वीक्स का है, 10 वीक भी लग जाएंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं चाहता हूँ कि 8 वीक भी मैंने पढ़ा है और आपको समझ में भी नहीं आया, तो मतलब नहीं निकला। राइट। तो जाते जाते मैं एक बहुत अच्छा आपको एक एग्जाम्पल देके जाता हूँ। अब देखो चार्ट के ऊपर कुछ प्रूवन अगर डेटा मिलता है तो मेरे को, मैं चाहूँ तो चार्ट पे भी चेंज कर सकता हूँ स्क्रिप्ट को, चेंज स्क्रिप्ट करके, जैसे मैंने डाल दिया SBIN। ठीक है। अभी देखो मैंने एम प्रेस किया है, यानी मंथली का डेटा दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब गाइस, ये बेस कैंडल बनी। ठीक है। हमें नहीं पता लगता कि आगे आने वाली कैंडल कौन सी बनेगी, रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, ये भगवान का मालिक है। क्योंकि इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लो, अगर आप बनते हुए मकान में रह सकते हो क्या? गिव मी द आंसर। आपने अपने काम स्टार्ट किया घर का, बनते हुए मकान में किचन विचन सब सेट कर सकते हो नहीं ना? तो इसलिए चलते हुए मार्केट में और बनते हुए स्ट्रक्चर में हमें कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस बात को नोट बना के अपनी डेस्क के सामने रख लेना। भागते हुए घोड़े की सवारी करोगे तो गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा। जब घोड़ा खड़ा हो, आराम से बैठो। जब दूल्हा घोड़ी पे बैठता है, तो पहली बार कितनी परेशानी होती है, राइट? 2 बंदे को पकड़ना पड़ता है, और वो ये है। और वहीं अगर मैं घुड़सवार की बात करूं, जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, वो भागते हुए घोड़े पे बैठ सकते हैं। राइट। तो दोनों चीजों में फर्क क्या है? दूल्हा एक बार बैठता है तो उसको बड़ी दिक्कत आती है, जीजा जी फूफा जी सपोर्ट करके चढ़ाते हैं। देखो हम कुछ जनरल लाइफ की बातों को इसलिए बनाएंगे क्योंकि थोड़ी क्लास भी एंटरटेनमेंट रहे। वहीं अगर किसी हॉर्स हॉर्स उसकी बात करूं, तो वो चलते घोड़े में बैठ जाता है। तो दोनों में क्या चीज का फर्क है? एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें, अभी आप लोगों को ऐसे नहीं कि मैं भागते हुए मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है, भागते हुए मार्केट में घोड़े की लगाम कैसे लगाई जाती है, जिसमें 80% मैं सही भी होता हूँ, 20-30% गलत भी हो जाता हूँ। सो दिस कॉल एक्सपीरियंस, एंड आई ऑल्सो फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो। अब मान लीजिए कि बेस कैंडल बनी,
ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, इस बेस कैंडल के बाद में ग्रीन कलर की कैंडल बनी, तो इस एरिया के अंदर जो ऑर्डर्स आए वो किसके आए, बस मेरे को तो ये आंसर दो कि बेस कैंडल है, उसके बाद में ग्रीन कलर की कैंडल है, बायर्स के। अब ये ऑर्डर अगले महीने, ये ध्यान रखना एम की बात कर रहा हूं यानी मंथली की। अब ये ऑर्डर आते ही गए, आते ही गए, आते ही गए। ठीक है। अब मैं इस एरिया को एक बार के लिए मार्क कर लेता हूं, प्रॉपर मार्किंग हम सीखेंगे। अब एरिया में ऑर्डर कब आए थे गाइस, 31 मार्च 2014 को। ठीक है। अब देखो इस एरिया से ऑर्डर आए यहां तक। ठीक है। अब देखो वापस से क्या हुई प्राइस, अपने एरिया में आई, क्योंकि उसको पता था एसबीआई में जो डिमांड बढ़ी थी वो इस पॉइंट से बढ़ी थी, तो देखो वापस से इस पॉइंट पे आई, प्राइस शूट। और देखो वापस से इस एरिया से डिमांड बढ़ी थी, जैसे मान लीजिए ये स्टॉक यहां तक गया, वापस से इस एरिया में आई है, ये लो वापस से पहुंच गई। तो आगे आने वाले समय पे हमारे को पता है कि इसका एरिया कौन सा है बाइंग का। जो बीच बीच में जो एरिया बन रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग, ये हम सीखेंगे। पर एक्चुअल अगर मैं किसी स्टॉक्स को बाय करता हूँ ना, मैं ऑनेस्टली इतना डीप पकड़ता हूँ, आप इसको 10 ट्रेड कर लो, 10 ट्रेड, मेरी एक ही ट्रेड डबल ट्रिपल दे जाएगी, क्योंकि मुझे एरिया पकड़ना आता है। अब होने में गाइस एक बात बताओ, इसकी प्रोजन कॉन्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी बेस कैंडल है, यहाँ भी बेस कैंडल है, राइट। यहां से लेकर यहां तक प्राइस गई। ठीक है। अब एज पर इंस्टीट्यूशन, आपको एग्जांपल देता हूं, वो बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है, इंस्टीट्यूशंस नेवर कैंसिल दे ऑर्डर। तो ये बताओ जब प्राइस यहाँ पे आई तो यहाँ पे चली क्यों नहीं, ये यहाँ तक का चलना चलना नहीं होता, ये तो यहाँ तक गई, वापस यहाँ आई, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, राइट। तो हमें मार्केट में ट्रैप होने से भी बचना है, तो वो भी हम सीखेंगे कि हर एक ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बायर्स के ही ऑर्डर होंगे। हो सकता है गाइस जब आप टमाटर लेने गए थे तो 160 है, दोबारा लेने गए तो 80 मिल जाए, या आप पहले लेने गए थे तो 80 रुपए के भाव में मिल रहे थे, दोबारा गए 160 मिल रहे हैं, तो आप क्यों बाय करोगे। तो आपको नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्मार्ट, उनको फंसाना ही रिटेलर्स को है। ठीक है। उन अगर वो पका पकाया माल दे देंगे तो हर कोई बंदा पैसा कमा लेगा। इंस्टीट्यूशन का काम क्या है, आपको पूरा का पूरा पैटर्न बना के दे देना। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इतनी बड़ी कैंडल्स बनाना उन्हीं की बस की बात है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी है। अब जब बने बनाए पैटर्न्स में उनको पता है कि ये बंदा ये पैटर्न यूज करेगा, ये तो अपने ऑर्डर डालेगा। ठीक है। और वहां पे वो उल्टा करते हैं, क्योंकि इस एरिया में क्या चाहिए उनको, बायर्स, और वो बेचेंगे अपना माल, ए बायर नीड्स अ सेलर। तो इंस्टीट्यूशंस हमेशा रिटेलर्स को लूटने का काम करता आ रहा है, ये काम करता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। बट रिटेलर्स को ये चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाई शुड आई थिंक लाइक ए रिटेलर्स। मुझे एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा कि मैं क्यों खरीदूं यहाँ पे, जब मुझे पता है कि इसका असली पॉइंट यहाँ पे है। मैं वेट करूंगा ना, हाँ लगेंगे 2 साल, इस पॉइंट पे लगे 2 साल, बट रिटर्न भी तो देखो ना। अब मान लो किसी ने इस टाइम पे इसको बाय किया हो फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये देखो आप, मैं यहां तक इसका हाई लेता हूं एक बार के लिए, तो 2 साल में 7 महीने में उसको रिटर्न मिल रहा है 321% का, 2 साल में। और आप ट्रेडिंग करके कमा के दिखा देना इतना रिटर्न, 2 साल में अगर 321% का रिटर्न निकाल दो, तो मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे। ये किसी भी आप बड़े इंस्ट्रक्टर से पूछ लो कि भैया आपने 321%, हाँ वो तभी निकाल सकते हैं जब उनकी बाइंग इस रेंज से स्टार्ट हो, राइट। तो इस इतना रिटर्न निकालने के लिए हर एक ट्रेडर के पास में 2 तरह की ट्रेडिंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है, वो सब चीज हम सीखने वाले हैं, इतना लंबा मूव कैसे एंजॉय करना है, राइट। तो आप हर एक तरह की ट्रेडिंग सीखोगे इस कोर्स के अंदर। लास्ट टाइम ध्यान है, एशियन पेंट को आप देखना ग्रुप के अंदर, यहीं से रिकमेंड किया हुआ था, इस पॉइंट से। ये एक ट्रेडिंग का पार्ट था, रिटर्न देख लेना आप, यहाँ से यहाँ तक कैसे चल रहा है, 32% का 5 महीने के अंदर। जबकि आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो, बट मैंने बताया ना कि यहाँ पे भी हम बाय करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ट्रेडिंग, 20-30% रिटर्न निकला, 5-6 महीने खत्म। जब एक्चुअल बाइंग आएगी ना, वो तो हमें पता है ना कि इस पॉइंट से लेना है, खरीदना है माल, वो मैं बताऊंगा आगे आपको। आई होप गाइज यू लाइक दिस सेशन। ठीक है गाइज, सो मेक द नोट्स, वॉच रिकॉर्डिंग प्रॉपरली, एंड वी मीट यू सून। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।